नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ज्ञानवापी का सर्वे हो चुका है। ज्ञानवापी के अंदर मूर्तियों के, हिंदू कलाकृतियों के कई सबूत मिले हैं। हिंदू पक्ष अभी और सर्वे करवाना चाहता है। आखिर ज्ञानवापी में कितने राज छिपे हैं, अभी कितने सबूत ज्ञानवापी में दफन है? क्योंकि आज सुबह से एक वीडियो जबरदस्त वायरल है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फोन पर इसे शेयर भी किया जा रहा है। इस वीडियो ने ज्ञानवापी पर और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो मां गौरी की पूजा अर्चना का है। इसका जवाब हमने उस परिवार से लिया, उस परिवार से बातचीत करके जाना जो पीढ़ियों से मां श्रृंगार गौरी की पूजा करता आया है। काशी के उन इतिहासकारों से बातचीत की जो कई दशकों से ज्ञानवापी में रिसर्च कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर महादेव भी हैं, मां गौरी भी। यकीन कीजिए, अभी बहुत कुछ सच आना बाकी है। जिसके बारे में अब तक सिर्फ सुना होगा, जिसका जिक्र हर कोई करता है, जिसके लिए कोर्ट तक मामला पहुंचा है, ये वही श्रृंगार गौरी मां है। पहली बार टीवी पर मां के दर्शन करिए। एक साल में 365 दिन होते हैं, 8760 घंटे होते हैं, लेकिन सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के भक्तों को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। साल में सिर्फ एक दिन, हाँ सिर्फ एक दिन के लिए मां के दर्शन हो पाते हैं। पहला वीडियो साल 2021 का है, दूसरा वीडियो साल 2022 का है, जिसमें मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। भक्त अपनी मां से मिल पाते हैं। जरा सोचिए क्या बीतती होगी मां के भक्तों में, जो साल साल भर इंतजार करते हैं अपनी मां से मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनकी एक झलक पाने का। मां को भक्तों से जरूर दूर कर दिया गया, मगर भक्त अपनी मां से दूर नहीं रहना चाहते हैं। साल में एक दिन चैत्र नवरात्र के दिन मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति है। चैत्र नवरात्र के दिन पहले यहां पर साफ सफाई होती है। साल भर ये एरिया बंद रहता है, इसलिए पूजा से पहले दीवार में चूना लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। मां की मूर्ति वहीं रहती है। मां के सिर पर मुखौटा लगाया जाता है। जब मां के दर्शन शुरू होते हैं तो बाकायदा ढोल बजाया जाता है। मां श्रृंगार गौरी की अब तक आपने तस्वीर देखी होगी। पहली बार मां के टीवी पर दर्शन करी। मां श्रृंगार गौरी के इस वीडियो में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं जितेंद्र व्यास, जिनकी 10 पीढ़ियां मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करती आ रही हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करते हुए, वो यही जितेंद्र व्यास जी थे जो पूजा अर्चना कर रहे थे। श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए अधिकार मांगा गया। आप लोगों के पास, व्यास फैमिली जो है उसके पास कितना अधिकार है? अभी भी पूजा अर्चना आप लोग करते हैं वहाँ श्रृंगार गौरी ही नहीं, सारे प्रांगण के जितने भी देवी देवता हैं वो सारा हम लोग वहाँ के पुजारी हैं और आज भी पूजा अर्चना करते हैं। ये जो श्रृंगार गौरी का मामला है, ये 91 से जो है उसमें जो बैंड लगा, इस साल में एक बार पूजा होगी। उसके पहले पूजा हमेशा होती चली आ रही थी, ऐसा बात नहीं है कुछ। अभी सर अगर एक साल में एक बार जाते हैं तो गंदा हो जाता होगा, साफ सफाई करनी होती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाते हैं आप लोग? हम लोग चूना पानी कराते हैं एक दिन पहले। वहाँ चूना पानी होता है, रामरज होता है, और हम लोग जो है सिंदूर लगाते हैं वहाँ पर जो है, और उस दूसरे दिन जो है फिर वहाँ से आरती पूजा करना शुरू हो जाता है। कितने लोग जाते हैं वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए? अभी साल में एक दिन आप ही की फैमिली होती है या कोई और भी होती है? नहीं, हमारे फैमिली के अलावा हमारे फैमिली लोग जो भी, हमारी फैमिली 4-5 फैमिली है, मतलब यहाँ के काशीवासी लोग, मतलब बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग। हाँ, और उस समय जब जो है हमारे बाबा बाजी लोग बैठते थे, वो लोग तो उस समय मोमबत्ती जला करके बैठते थे बाबा जी हमारे। हम तो छोटे छोटे थे हम लोग जो है, तो मोमबत्ती जला करके बैठे, उसमें बत्ती वत्ती नहीं थी। तब से जो है समझ लीजिए सदियों से लोग, हमारे पूर्वज लोग उसी तरह से चले आ रहे हैं। अच्छा। पूजा आरती करते पूरे प्रांगण का। व्यास पीठ का वहाँ पे अधिकार भी है, पूरा अधिकार है, बिल्कुल, और उसी में ही मस्जिद है, उसी में ये मस्जिद है। तहखाना एक कहा जा रहा है खोलने के लिए कि व्यास जी जहाँ बैठते थे उनका कमरा था, व्यासी कमरा को खोला जाए। क्या अभी भी आप लोग जाते हैं वहाँ पे? सामान उमान रखा हुआ है कुछ वहाँ पे? बिल्कुल, उसमें सामान रखा हुआ है। रामायण जो होती थी ज्ञानवापी में, उसको हम नोटिस देते थे रामायण वालों को,
वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट से। देखिए एक ये नई जानकारी बता रहे हैं, सिर्फ पूजा अर्चना नहीं, वहां पे जहां श्रृंगार गौरी मंदिर है वहां पे रामायण का पाठ भी होता था। उस पूरे परिसर में अनुमति यहाँ से मिलती थी, इस फैमिली से मिलती थी। जी आप बताइए, वो रामायण का पाठ क्या करते हैं? रामायण जो है वहाँ पर 9 दिन होती थी, बहुत पहले से चली जा रही है। समझ लीजिए कि 60-70 वर्षों से चली जा रही है रामायण वो। तो ये जो है रामायण होती थी, जो भी कार्यक्रम में होते हैं, रामायण होती है या भागवत होता है, जो भी वहाँ पर आयोजन होते थे, यज्ञ होता था कोई भी उस परिसर में ज्ञानवापी के, तो वहाँ के जो है हमारे पूर्वज लोग जो है अनुमति देते थे, हमसे अनुमति लेते थे वो लोग, हम लोग अनुमति देते थे, और जो है वो अपना सुरक्षा की दृष्टि से डीएम साहब से अपना जो है लेते थे। जिस जगह पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है वहां कभी मां श्रृंगार गौरी मंदिर का चबूतरा होता था। उसके पीछे जो दीवार दिख रही है वहां पर कभी मंदिर था। घंटे बजते थे, भजन होते थे, आरती होती थी, लेकिन एक दिन औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया। हालांकि वो मां के प्रति श्रद्धा और प्रेम खत्म नहीं कर सका। मंदिर के सामने ज्ञानवापी परिसर के इस चबूतरे पर ही मां की पूजा शुरू कर दी, जो सदियों से जारी है। 1993 से पहले हर दिन मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जाती थी, भक्त दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन 1991 के बाद से ही हालात बदलने लग गए। 1993 में तो पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई। 1996 में आते आते हालात और बदल गए, यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के त्योहार एक दिन आए तो उसके बाद ये नारे लगने लग गए कि अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है। ऐसे में प्रशासन ने श्रृंगार गौरी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करने का आदेश दे दिया। जब से ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है, जब से ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत मिले हैं, जब से औरंगजेब का सच सबूत बनकर सामने आने लगा है, तब से सबसे ज्यादा मिर्ची असदुद्दीन ओवैसी को लग रही है। जैसे ही ज्ञानवापी विवाद में कोई नया सबूत, नया अपडेट सामने आता है, तो ओवैसी द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात दोहराने लगते हैं। लेकिन ओवैसी कभी ये नहीं बताएंगे मां श्रृंगार गौरी के रोज दर्शन करने से रोकना भी वर्शिप एक्ट 1991 के विरुद्ध है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ लगातार होती आ रही थी, और उसके साथ साथ वहाँ जो और धर्म स्थान थे उनकी भी पूजा हो रही थी। जब यहाँ सेकुलरिज्म का भूत बहुत तेज चढ़ा और हिंदू विरोध शुरू हो गया, तो उस समय जो सरकारें थीं सपा की और बसपा की, इन लोगों ने पूरी रोक लगा दी कि अब यहाँ पूजा नहीं हो सकती, हिंदुओं की पूजा रोक दी गई। और जो व्यास जी के पास जो तहखाना था उसको भी उनसे छीन लिया और उस पर ताला लगा दिया गया। बहुत आफत मची, बहुत लोगों ने डिमांड की, तो फिर साल में एक दिन पूजा करने की अनुमति दी गई। जैसे लगा कि हिंदू के साथ बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। एनीवे, जो कुछ हुआ 1992 के एक्ट का तो उल्लंघन था ही था, साथ साथ अनुच्छेद 25 में जो हिंदुओं को अधिकार मिले हैं उसका भी उल्लंघन था। अब न्याय मिलेगा, हम न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी वहाँ जगह है जहाँ पूजा होती थी और जो होनी चाहिए वो सब जगह हिंदुओं को मिलेगी, और बहुत जल्दी जनता की आकांक्षा आशा पूरी होगी। और जो शिवलिंग मिला है इसकी भी पूजा हम कोशिश करेंगे जल्दी शुरू हो। श्रृंगार गौरी की तो पूजा होती थी, प्लस जो मस्जिद का आज सो कॉल्ड मस्जिद है, विवादित ढांचा नंदी के सामने जो तहखाना है व्यास जी का, उसमें भी 1992 तक पूजा होती थी। और आपने ये बात सही कही, ये जो वस्तु स्थिति चेंज हुई है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन है, और इसीलिए हमारा क्लेम है कि वहां पे हमारी पूजा रेस्टोर की जाए। मां श्रृंगार गौरी का मंदिर कहां है, अभी कहां पर मां की पूजा होती है, इसको मैप से समझिए। ये ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर है, ये वजू खाना है जहां पर शिवलिंग मिला है। शिवलिंग के 83 फीट सामने नंदी विराजमान है जो शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। यहां पर श्रृंगार गौरी मां की पूजा होती है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी द्वार है। पहले तो पूजा हो रही थी श्रृंगार गौरी मंदिर में, तो क्या वो इसी जगह पर जाकर पूजा हो रही थी या भीतर का कोई इलाका था? नहीं, इसी जगह पर जहाँ चौखट है वहाँ पर पूजा हो रही थी। बाद में रोक दिया था,
यहाँ भी नहीं जाने देते थे। लेकिन पूजा चौखट पर क्यों हो रही थी? पूजा के इसलिए लिए तो क्या- अंदर कोई जगह होगी। अंदर जो है उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। ये जो आप देख रही हैं वॉल, ये जो वॉल देख रही है, ये आर्टिफिशियल वॉल है। ये मंदिर के अंदर जाने का गेट था और यहाँ पे वॉल आप कह रहे बाद में बनी ये है? बाद में बनी, इसको बंद कर दिया गया है। मतलब ये इतना हिस्सा पहले से था, लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा ये आर्टिफिशियल वॉल है, ये गेट था। तो अच्छा। मंदिर के बाहर यहाँ पे चौखट थी जहाँ पे देवी का विग्रह था, गणेश जी की प्रतिमा थी, जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं आज, जिसको टच करके मंदिर के अंदर जाते थे, इस वॉल से एंटर करते थे। और ये मंदिर का पूरा मेन वॉल थी जहां से हम मंदिर के अंदर घुसते थे, वो 8 मंडप के अंदर, और जाके फिर शिवलिंग और सारे ये वेस्टर्न वॉल का पहले का चौखट है। यहीं से ऊपर एंट्री होके हम वेस्टर्न वॉल में, जो मैंने अभी आपको आर्टिफिशियल वॉल बताया, उस गेट में एंटर करके मंदिर के प्रांगण में जाते थे। तो ये इस समय वहां पे क्योंकि सब तोड़ दिया गया है, और वो आपने वॉल बैरिकेडिंग लगाते। ये आपका दावा कब है कि वो आर्टिफिशियल वॉल कब बनाई अब ये तो कोई नहीं बता सकता है कि कब बनाई गई। ये एसआई सर्वे होगा तब पता चलेगा। पर 1936 तक गवाही जो आई है दीन मोहम्मद के केस में, हिंदू वहां पे पूजा करते थे। माँ श्रृंगार गौरी के, हनुमान जी के, गणेश जी के, उन सबकी पूजा पाठ 1936 1942 तक होती रहती थी। जब बंद कर दी गई बाबरी मस्जिद के बाद 1992 में, तो इस जगह साल में एक बार हिंदू पूजा करता था। अब कॉरिडोर बन गया है, उसकी वजह से अब यहाँ पे आप बराबर पूजा कर सकते हैं। तो ये चौखट, ये हरिशंकर जी, ये चौखट है कहाँ पर? चौखट जो हमने दीवार देखी उसी के सामने की तरफ है? ठीक सामने कॉरिडोर के हिस्से में आ गई। कॉरिडोर के हिस्से में आ गई है। ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे है, सो कॉल्ड मस्जिद की वेस्टर्न साइड बैरिकेडिंग के बाहर है। अब ये बैरिकेडिंग के बाहर है। जब आप गेट नंबर 4 से एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चौखट ही दिखेगी, और इस चौखट के बाहर आपको बैरिकेडिंग दिखेगी, और उस बैरिकेडिंग के आगे आपको वेस्टर्न वॉल दिखेगी। पहले जो 2 दिन का सर्वेक्षण हुआ था, 6 और 7 को, इसी एरिया का हुआ था, जिसके बाद तनाव हो गया, उसके बाद अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया, फिर कोर्ट का फैसला आया कि हमारा ऑर्डर स्पेसिफिक अंदर जाने का बैरिकेडिंग के अंदर। तो पहले 2 दिन जो सर्वेक्षण हुआ था, ये आउटर एरिया का सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें हमें श्रृंगार गौरी, गणेश जी, मंदिर के विग्रह और जो मंदिर का जो प्लिंथ है, जो वहां पे भी आउटर एरिया में जो पत्थर लगा हुआ है, वो पत्थर भी हिंदू मंदिर के प्लिंथ का है। ज्ञानवापी मस्जिद कैसे बनी, इसके प्रमाण इतिहास में मौजूद हैं। खुद औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, जिसका जिक्र औरंगजेब की जीवनी मासिर आलमगीरी में है। 18 अप्रैल 1969 के दिन बादशाह सलामत के कानों में ये बात पहुंची कि बनारस में ब्राह्मण अपनी रद्दी की किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, जिससे दूर दूर के हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी उस बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने ये सुनने के बाद अपने सभी गवर्नरों को आदेश दिया कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी हिंदुओं के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि मूर्ति पूजा बंद करवा दी जाए। बनारस का काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने 1669 में गिरवाया था और मस्जिद का निर्माण किया था। काशी के इस मस्जिद का नाम आलमगीरी मस्जिद रखा, लेकिन काशी के लोगों ने हमेशा इसको ज्ञानवापी ही कहा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये तर्क बार बार देते हैं कि जब मंदिर तोड़ा गया था, तो फिर औरंगजेब ने मंदिर की इन दीवारों को क्यों छोड़ दिया, जिन पर आज विवाद है। जो ये सवाल करते हैं, ये तर्क देते हैं, उनके लिए इसका जवाब भी है। क्या कारण है कि पीछे वाले दीवार को उसने छोड़ दिया? तो इसकी 2 व्याख्या है। एक तो व्याख्या है कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि देखो क्या शक्ति रही, ये सदा याद दिलाएगा कि मैंने कैसे तोड़ा था। चिन्ह ये नहीं रहेगा, कैसे जानेंगे, इतिहास में दब जाएगा। दूसरा ये है कि उसी के बाद उसको ये फील हुआ कि कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए, तो तुरंत थोड़ा सा दब जाओ भाई, ये काशी जो है आध्यात्मिक नगरी है। ये भी दूसरी व्याख्या है, लेकिन दोनों का प्रूफ नहीं है। प्रमाण ये है कि है वो ऑलरेडी। मां श्रृंगार गौरी की पूजा ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवारों के ठीक सामने इस तरफ होती है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा वासंतिक यानी चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को ही की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी श्रृंगार गौरी की आराधना का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी श्रृंगार देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की मांग को लेकर 5 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना को लेकर अर्जी दाखिल की गई
और इसमें 5 महिलाएं सामने आई और इन्हीं 5 महिलाओं के प्रयास का नतीजा है कि यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। चारों वादी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो अब पूरे सर्वे से लेकर आज तक शिव के दर्शन हो गए, आप ये दावा कर रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं अभी तक की कार्रवाई? संतुष्ट हैं, बस खाली हम लोग सोच रहे हैं बाबा का साफ सफाई हो जाए, उनको संरक्षित रखा जाए और जो मलबा 10-10 फीट की है उसको हटाया जाए। जब आपने एप्लीकेशन दायर की थी तो बात सिर्फ श्रृंगार गौरी तक की थी, क्या आपको ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी निकलेगा? क्या उम्मीदें थी? उम्मीद नहीं थी, हम लोग नहीं सोचे थे कि अगर शक्ति खोजने जाएंगे तो शिव मिल जाएंगे, लेकिन शिव मिलेंगे तो शक्ति मिल जाएंगी। अब शक्ति का मिलना बाकी है। शक्ति का मिलना बाकी है। एक सवाल ये कि आज शक्ति को खोजने गए थे, वहाँ शिव प्रकट हो गए, अब शक्ति अपने आप मिलेंगी। दावा किया जाता है यहीं से मंदिर में जाने का मुख्य द्वार था, जिसको बंद करवा दिया गया। ज्ञानवापी में जब सर्वे हुआ तो वहां के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया। जहां पर शिवलिंग है उसके ठीक 83 फीट सामने नंदी विराजमान है, जो बाबा की तरफ देख रहे हैं। हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वजूखाने में बाबा मिल गए, शिवलिंग है, और शिवलिंग जहां पे है उसके ठीक सामने आशुतोष व्यास बैठते हैं। इनसे पूछते हैं, आशुतोष जी ये बताइए, आप काशी बाबा के कॉरिडोर के अंदर में रहते हैं, वहां से कितनी दूरी पे तकरीबन है वो वजूखाना और जो शिवलिंग, तो दिशा क्या है, कैसे है? नंदी बाबा के ठीक उत्तरी साइड, नंदी बाबा का मुख उत्तर साइड है, शिवलिंग के साइड होता है किसी भी नंदी बाबा का मुंह, तो 83 फीट है, नेट 83 फीट उनके मुख से मिलाया गया, हमने ही फीता नापा था। अच्छा, आपने ही फीता नापा था? जी, अच्छा, नेट 83 फीट है। 83 फीट। आपने देखा वहां से जब वो वजूखाना खाली हुआ तो शिवलिंग नजर आया आपको? हाँ, शिवलिंग अभी वीडियो में ही देखे हैं, जो वीडियो आजकल वहां से नहीं देख पाए? जी नहीं। अच्छा। वहाँ सामने दीवार है। अच्छा, दीवार है, आर्टिफिशियल दीवार है। अच्छा, उसी। अच्छा, ये बताइए कि कभी अंदाजा था कि बाबा यहीं मिल जाएंगे बिल्कुल 83 फीट में, जहां आप दिन भर बैठते हैं? नहीं, कभी नहीं, अंदाजा तो नहीं। ये सर्वे हुआ तो हम लोग को पता चला। बाकी हम लोग के पूर्वज लोग जानते थे कि वहाँ मंदिर है। ज्ञानवापी के सर्वे में अभी जो कुछ सामने आया है, जैसी तस्वीरें बता रही हैं, जैसे सबूत मिल रहे हैं, वो बताते हैं ज्ञानवापी में अभी बहुत राज छिपे हैं, बहुत सच सामने आना बाकी है। अभी नंदी की तपस्या समाप्त हुई है, अभी मां श्रृंगार गौरी का मंदिर बाकी है। देश में महंगाई कम करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला किया। मोदी के विरोधियों ने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि एक झटके में पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा, डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा और गरीबों को मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो जाएगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था, उसे मोदी ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्साइज ड्यूटी में दूसरी बार बड़ी कटौती की है। आपको बता दें, इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी पब्लिक है और यह फैसला उनके जीवन को आसान बनाएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि आप वैट घटाइए। विरोधी पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं मानी, तो मोदी ने आज खुद एक्साइज ड्यूटी कम करके मिडिल क्लास और गरीबों को राहत दी है। मोदी के जो विरोधी महंगाई का जप करते थे, अब उनको इसकी एक पॉलिटिकल कीमत भी चुकानी होगी। महंगाई घटाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला आ गया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को डेयर कर दिया था कि गरीबों की केयर करते हो तो दाम घटाकर दिखाओ। राज्यों ने दाम नहीं घटाए तो आज मोदी ने ही दाम घटाने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए लीटर कम किए गए हैं। डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। मोदी ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की। अधिकतर राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर चल रही थी, मोदी ने उसे 100 रुपए से नीचे ला दिया। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए से ऊपर था, अब 96 रुपए के नीचे मिलेगा। डीजल 96 रुपए के ऊपर था, अब 90 रुपए से नीचे मिलेगा। गुरुग्राम में भी पेट्रोल 106 रुपए के करीब था, अब 96 रुपए लीटर मिलेगा। डीजल 97 के ऊपर था, अब 90 रुपए लीटर मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए के भाव पर मिल रहा था, अब 105 रुपए लीटर मिलेगा। डीजल 100 रुपए के करीब था, अब 93 रुपए नीचे मिलेगा। चेन्नई में पेट्रोल 111 रुपए के करीब था, अब 101 रुपए लीटर मिलेगा। डीजल 95 के करीब था, अब 88 रुपए से नीचे मिलेगा।
कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर मोर्चा निकालने वाली थी, लेकिन मोदी ने उससे पहले ही धमाका कर दिया। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो दूसरी सारी चीजों के दाम पर असर पड़ेगा, महंगाई घटेगी तो मोदी की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख करोड़ की राहत को 12 ट्वीट्स में समेटा है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि मोदी सरकार पहले दिन से गरीबों और मिडिल क्लास के वेलफेयर में लगी है। कोविड-19 से उबरने के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के दौरान भी पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई गई। दुनिया भर में भुखमरी हुई, लेकिन भारत में हर गरीब को राशन मिला। खाद के दाम बढ़ने पर किसानों को 1,05,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। प्रधानमंत्री का निर्देश है कि गरीबों और मिडिल क्लास को राहत दी जाए, इसलिए आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। देश में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. Problem and only problem. राहुल गांधी देश में रहे या विदेश में, राहुल को सिर्फ प्रॉब्लम देखती है। राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हिंदुस्तान में 10 जनपद के रिमोट से चलने वाली हुकूमत नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। There is a systematic attack on the institutions. We are now fighting the institutional structure of the Indian state. राहुल हिंदुस्तान में रहकर मोदी से नहीं लड़ पा रहे, इसलिए वो अब विदेशी स्टेज पर जाकर हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं। राहुल लंदन गए तो यहां भी मोदी पर अटैक करते रहे। The deep state, the CBI, the ED, the stuff that is hidden is now chewing the Indian state. It's eating the Indian state. Much like what happened in Pakistan. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिस्कशन का टॉपिक था आइडियाज फॉर इंडिया। वायनाड के एमपी को इसी टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया गया, मगर राहुल गांधी ने डिस्कशन में श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन सबको घुसा दिया। Chinese troops are sitting inside India today. श्रीलंका की इकोनॉमी के बहाने, पाकिस्तान में सेना की तानाशाही के बहाने और हिंदुस्तान की सरहद पर चाइनीज आर्मी के बहाने राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ मोदी पर वार किया। लेफ्ट के सीताराम येचुरी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और टीएमसी की महुआ मोइत्रा राहुल गांधी को सुनने वाली ऑडियंस की लिस्ट में चुन चुन कर मोदी के विरोधी बुलाए गए। मोदी विरोधियों के बीच बैठकर राहुल ने 54 मिनट जो कुछ कहा उसका निचोड़ समझ लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है, देश में हालात ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी किसी की नहीं सुनते। चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और देश में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और बिजनेस में भी मोनोपोली बढ़ रही है। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. Right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. राहुल गांधी और उनकी पार्टी पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, लेकिन हर लड़ाई में मोदी जीत जाते हैं और राहुल हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मोदी नीति और राहुल नीति, देश में इस वक्त 2 ही नीतियां चल रही हैं। इनके बीच का फर्क साफ है। मोदी का जलवा ऐसा है कि इंटरनेशनल लीडर्स की वर्ल्ड रैंकिंग आती है तो मोदी नंबर 1 आते हैं। 76% की अप्रूवल रेटिंग। मोदी पॉपुलैरिटी के जिस शिखर पर खड़े हैं वहां पहुंचने के बारे में ना तो बाइडेन सोच सकते हैं, ना बोरिस जॉनसन, मैक्रो हो या बोल्सोनारो, सब मोदी से बहुत पीछे हैं। दूसरी तरफ राहुल जब विदेश में होते हैं तो उनसे यह सवाल पूछ लिया जाता है कि भाषण तो ठीक है, लेकिन आप चुनाव क्यों नहीं जीतते।
मोदी और राहुल के बीच की लड़ाई संख्या बल की है। जमहूरियत का उसूल है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल जब लंदन जाते हैं तो अपने लिए ऑडियंस भी इंडिया से ले जाते हैं। मोदी जहां जाते हैं वहां महफिल सज जाती है। राहुल विदेशी जमीन पर खड़े होकर भी देसी पॉलिटिक्स को टारगेट करते हैं। मोदी जब विदेश में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देश हित वाली बात करते हैं। मोदी डेनमार्क जाएं या जर्मनी, वो मौका निकालकर भारतीय समुदाय से जरूर मिलते हैं, उनके उपलब्धियों की तारीफ करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग मांगते हैं। जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गंवाएगा। भारत अब समय नहीं खोएगा। वर्ल्ड लीडर के सर्वे में मोदी नंबर 1 है। अपने देश में IANS-C वोटर ने सर्वे किया तो पीएम के रूप में मोदी ही फर्स्ट चॉइस बनकर सामने आए। ना तो राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, ना ही अरविंद केजरीवाल, कोई भी मोदी के आसपास नहीं ठहरता। IANS-C वोटर सर्वे के मुताबिक 38% लोग प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं, 45% लोग प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट हैं, यानी सिर्फ 17% लोग ही मोदी के काम से संतुष्ट नहीं हैं। मोदी का कॉन्फिडेंस, मोदी की पार्टी और मोदी की सरकार दोनों में दिखता है। लंदन में राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति के बारे में बहुत बड़ा दावा कर दिया, मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल के दावे को 4 लाइनों में निपटा दिया। पहले राहुल गांधी का दावा सुनिए, फिर आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर की लाइन बताते हैं। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. राहुल के आरोप पर एस जयशंकर ने सटीक जवाब दिया। जयशंकर ने लिखा कि हाँ, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। वो भारत सरकार का आदेश मानती है। वो दूसरों के तर्क वितर्क का जवाब देती है। इसे अहंकार नहीं कहते, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये तस्वीर याद है आपको? पिछले महीने की ही बात है। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हुई थी। उसी दौरान अमेरिका ने भारत के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया तो जयशंकर ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह कॉन्फिडेंस मोदी की सरकार में आया है। आंखों में आंखें डालकर बात करने का आत्मविश्वास मोदी ने दिया है, वरना कांग्रेस के राज में सब ढीला ढाला ही चल रहा था। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे यहां, देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं।
राहुल मोदी से लड़ नहीं पाते, राहुल मोदी से जीत नहीं पाते, तो बीजेपी की सियासत और संघ के संगठन पर दोष देने लगते हैं। वो जन आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा लंदन में बैठकर करते हैं। We are now fighting the institutional structure of the Indian state, which has been captured by a organization. We will not be able to match the funds they have. But we have to think of communication in a completely new way. We have to think of funding in a completely new way. And we have to think about an organizational system that is much closer to the large mass of people. And we also have to think of large scale mass movements on issues like unemployment, on issues like prices, on regional issues. And we have to coordinate with our friends in the opposition. So I don't view the Congress as the big daddy. It is a group effort with the opposition, but it is a fight to regain India. नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, देश में इस वक्त इन्हीं दो नेताओं को सबसे ज्यादा हेडलाइन मिलती है। दोनों ही नेताओं ने पिछले दिनों अपनी अपनी पार्टियों के साथ मंथन किया, जिसका फोकस रहा राजस्थान। कांग्रेस ने उदयपुर में 3 दिनों का चिंतन शिविर लगाया। उदयपुर में राहुल गांधी का भाषण भी हुआ, लेकिन चिंतन शिविर से कुछ निकल नहीं पाया। मोदी ने जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को वर्चुअली संबोधित किया, तो कार्यकर्ताओं को जीत का फार्मूला दे दिया। मैं ये भी देख रहे हैं कि जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। 22 में जितने चुनाव होंगे, 23 में जितने चुनाव होंगे और 2024 में जो सबसे बड़ा चुनाव होगा, उसमें मोदी का फोकस लाभार्थियों पर होगा। मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दे दिया है, न धर्म न जाति, सबसे बड़ा वोट बैंक है लाभार्थी। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी की विरासत पर दावा करते हैं। राहुल खुद को मोदी विरोध का आइकॉन मानते हैं, लेकिन मोदी का अंध विरोध करके कांग्रेस को मिला क्या? 12 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस का सीएम है। 4 राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दल की सरकार है। कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सरकार की सहयोगी पार्टी है। लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं, जबकि लोकसभा में कांग्रेसी सांसदों की संख्या सिर्फ 53 है। राज्यसभा में बीजेपी के 101 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेसी सांसदों की संख्या सिर्फ 30 है। राज्य विधानसभाओं में बीजेपी के पास 1378 विधायक हैं, तो कांग्रेस विधायकों की संख्या सिर्फ 691 है। राहुल गांधी चाहे जो भी बातें कर लें, लोकतंत्र में जनमत ही आखिरी परीक्षा होती है। इस परीक्षा में मोदी फर्स्ट क्लास नंबर से पास है और राहुल गांधी अब तक फेल ही हुए हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मोदी सरकार ने पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता कर दिया है, डीजल भी 7 रुपए सस्ता हो गया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर पर भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपको बताते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई है, डीजल की कीमत कितनी हो गई है और आपकी जेब पर बोझ कितना हल्का हुआ है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में अब ताजा रेट क्या होंगे। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, जहां आंकड़ा 105 पर था, वो आंकड़ा अब हो गया है 95 रुपए 91 पैसा। नोएडा की बात करें पेट्रोल की, 105
रुपए 60 पैसे, तो अब 96 रुपए 10 पैसे। गाजियाबाद की बात करें 105 रुपए 26 पैसे, तो अब मिलेगा 95 रुपए 76 पैसे। इस तरह फरीदाबाद की अगर बात करें 106 रुपए 17 पैसे, अब मिलेगा 96 रुपए 67 पैसे। और गुड़गांव की बात करें तो 105 रुपए 86 पैसे, और अब पेट्रोल मिलेगा 96 रुपए 36 पैसे। इस तरह डीजल पर चलते हैं। दिल्ली में रेट हो गई थी 96 रुपए 67 पैसे, तो अब यह रेट हो गई है 89 रुपए 67 पैसे। इसी तरह अगर हम नोएडा की बात करें तो 97 रुपए 15 पैसे, और अब यहां पर 89 रुपए 15 पैसे डीजल की कीमत हो गई है। पहले अगर हम बात करें गाजियाबाद की 96 रुपए 82 पैसे, अब यहां पर है 89 रुपए 82 पैसे। फरीदाबाद में अगर हम देखें तो फरीदाबाद में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ में 105 रुपए से घटकर पेट्रोल हो गया अब 95 रुपए 75 पैसे, और डीजल की कीमत हो गई है 96 रुपए 83 पैसे से घट के 89 रुपए 83 पैसे। वाराणसी की बात करें 106 रुपए जहां पेट्रोल पहुंच गया था, वहीं अब 96 रुपए 57 पैसे कीमत हो गई है, और डीजल की कीमत हो गई है 90 रुपए 63 पैसे। गोरखपुर में जहां पेट्रोल 105 रुपए 47 पैसे हो गया था, वहीं अब 95 रुपए 97 पैसे इसकी कीमत हो गई है, और डीजल 90 रुपए 11 पैसे इसकी कीमत हो गई है। इसी तरह महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जल्दी से महाराष्ट्र पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में कीमतें आसमान छू रही थी। 120 रुपए पेट्रोल, अब उसकी कीमत 111 रुपए। पुणे में 120 रुपए पेट्रोल, अब एक कीमत 111 रुपए। ठाणे में कीमत 119 रुपए, अब 110 रुपए, और नागपुर में कीमत 120 रुपए 73 पैसे, और अब 111 रुपए 23 पैसे। ठीक इसी तरह अगर हम डीजल की बात करें 104 रुपए 77 पैसे पर तक आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अब यह आंकड़ा 97.77 पैसे। पुणे में 103 था, अब 96.4 हो गया है। ठाणे में 102.56 था, अब यहां पर 95.56 है। और अगर हम नागपुर की बात करें, डीजल 103 रुपए 44 पैसे पहुंच गया था, यानी डीजल जो है वो 100 के नीचे आंकड़े पर महाराष्ट्र में आ चुका है 96.44 पर। तो आम आदमी को एक बड़ी राहत, और इस राहत के जरिए आम आदमी को कुछ सहूलियत देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। हालांकि देखने वाली बात अब यह होगी कि राज्यों को जो वैट घटाने के लिए, टैक्स घटाने के लिए कहा गया था, मोदी सरकार की तरफ से अपील की गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।